आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएलएस या बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वो है क्या, सीपीआर। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, मतलब कि हार्ट को और लंग्स को जब बंद हो जाता है तो कैसे चलाते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी जटिल प्रोसीजर है, पर किसी की लाइफ को अगर सुरक्षित करना है, हम बचाना चाहते हैं, तो इसको हमको क्या करना है, परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो परफॉर्म करना पड़ेगा, तो कैसे करते हैं वो चीज़ जानते हैं। तो जब भी हम किसी का सीपीआर करते हैं उसके पहले हमको एक चीज़ याद रखने की होती है कि चेन ऑफ द सर्वाइवल, किसी व्यक्ति को हम कैसे बचा सकते हैं। तो चेन ऑफ द सर्वाइवल मतलब कि सबसे पहले हमको पेशेंट को असेस करना होता है कि उसको हुआ क्या है। ठीक है, जितना जल्दी आप ये कंफर्म करेंगे कि इस पेशेंट को ये समस्या है, उतना ही जल्दी क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको ठीक होने में हेल्प कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया असेसमेंट। दूसरा हो गया क्या, चेन ऑफ सर्वाइवल में अर्ली सीपीआर। अब आपने पेशेंट को पहचान लिया कि उसको हार्ट अटैक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अर्ली उसको सीपीआर प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड वन, अगर आपके पास एईडी मशीन है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, जिसका काम क्या है, शॉक देने का होता है, तो उसको आप शॉक एडवाइस कर सकते हैं। फिर एम्बुलेंस अगर आपके पास अवेलेबल हो गई है तो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। और फाइनली क्या है कि हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया है तो वहाँ पे तमाम दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी जान को बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो चेन ऑफ सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आप पेशेंट को पहचानेंगे, केयर करेंगे, उतना ही जल्दी क्या है वो रिकवर हो सकता है। फिर आता है बात बीएलएस की। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2015 में एक गाइडलाइन जारी करी थी, और जिसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या है, सीपीआर करना होता है। तो वो गाइडलाइन क्या थी, DRCABD। तो D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग और D फॉर डिफिब्रिलेटर। तो ये गाइडलाइन को ही फॉलो करके हमको काम करना है। तो सबसे पहला जो है आता है डेंजर। तो डेंजर हम कैसे चेक करते हैं, मतलब खतरा। खतरा किसके लिए, सबसे पहले तो हमारे लिए कि हम जहाँ पे जा रहे हैं काम करने, वहाँ पे क्या है कि सुरक्षित है या नहीं। तो हमारे साथ साथ में अब पेशेंट की सुरक्षा को भी ध्यान रखना है, चूँकि वो पेशेंट है हमारा, हम उसको केयर करने वाले हैं, वो भी सुरक्षित जगह पे हो, तभी हम काम कर पाएंगे। फिर मेरे साथ अगर कोई बाईस्टैंडर है, मेरा कोई साथी है जो मेरे साथ है, तो उसकी सुरक्षा का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। फिर बात आती है एम्बुलेंस की। आपने कॉल किया है इमरजेंसी के लिए, तो एम्बुलेंस जब सुरक्षित होगी तभी पेशेंट को आपके ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। तो ये आता है डेंजर जोन में। कई तरह के खतरे हो सकते हैं। सपोज एक एक्सीडेंट हो गया है रोड साइड में, वहाँ भी खतरा हो सकता है। फिर हो सकता है ड्राउनिंग हो, पानी में डूब रहा हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी के कम संपर्क में आ गया है। तो अलग अलग तरीके के खतरा हो सकते हैं, डेंजर हो सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल करने का काम करना है। तो सबसे पहले आपने जब देख लिया कि डेंजर ठीक है, क्लीन है, उसके बाद ही क्या करना है, आपको पेशेंट के पास जाना है। अब आप पेशेंट के पास पहुंचे तो जो दूसरा आर है वो कहता है रेस्पायरेशन और साथ में रिस्पांस। तो उसका रिस्पांस चेक करना है। रिस्पांस कैसे चेक करते हैं, तो रिस्पांस चेक करने का मैटर क्या है, शेक एंड शाउट मेथड से करते हैं। शेक मतलब हिलाना और शाउट मतलब आवाज करना। और सेम टाइम में हमारी आंखें क्या करेंगी, उसके चेस्ट की तरफ देखेंगी, चेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, रेस्पायरेशन चल रहा है कि नहीं। ये दोनों चीजें आपको एक साथ करनी है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले उसके शोल्डर में टैप करना है। आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, ऐसा पूछना है। या तो हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है। सेम टाइम में मेरी आंखों ने क्या किया, चेस्ट को देखा। चेस्ट को देखा मतलब चेस्ट अप डाउन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमको क्या करना है, आगे की तरफ प्रोसेस करना है। मतलब पेशेंट क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, सर्कुलेशन की तरफ जाना है। C स्टैंड फॉर द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में गए तो सर्कुलेशन चेक करना है। कैसे चेक करना है, तो एडल्ट है और चाइल्ड है, ठीक है, मतलब बड़ा है और एक बच्चा है जो 1 साल से ऊपर का है, उनमें कहाँ कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। तो कैरोटिड पल्स को चेक करने के लिए दोनों साइड में कैरोटिड पल्स होती हैं पेशेंट के, तो किसी एक साइड में चेक कर सकते हैं, और वो 2 फिंगर हो सकती हैं या 3 फिंगर हो सकती हैं। ठीक है, तो 2 फिंगर से हमने क्या किया, उसके कैरोटिड पल्स को चेक किया। और कैरोटिड पल्स को कितना चेक करना है, 3 to 5 सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम वेस्ट
नहीं करना है। अगर इस दौरान आपको कैरोटिड पल्स मिलती है तो फिर आपको क्या करना है, कोई इशू नहीं, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाइए। अगर कैरोटिड पल्स नहीं मिल रही, इसका मतलब हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है। अब जब आप चेस्ट कंप्रेशन पे आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चेस्ट कंप्रेशन है वो हार्ड होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, मतलब आपको जल्दी जल्दी करना है। दूसरा क्या है कि कंप्लीट रिकॉइल ऑफ द चेस्ट। कंप्लीट रिकॉइल ऑफ द चेस्ट मतलब कि आपने चेस्ट को नीचे पुश किया, पुश करने के बाद उसको वापस ऊपर आने दीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आप रख के और बार बार हिला रहे हैं, ऐसे इससे क्या होगा, उसका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। फिर आता है मिनिमल इंटरप्शन। अब आपने एक बार किया, फिर आप कुछ सोच रहे हैं, फिर आपने दूसरी बार किया, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के जो बीच का गैप है कम से कम होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। और लास्ट वन क्या कि अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन। एक्सेसिव वेंटिलेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देना है। ठीक है, अब बात आती है प्लेस की, कहाँ पे रखना है आपको हाथ जो है चेस्ट में रखना, तो है किस जगह पे रखना है। तो जो एडल्ट हैं और जो चाइल्ड हैं, बड़े हैं और जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें कहाँ रखना है, इंटर मेमोरी लाइन। इंटर मेमोरी लाइन मतलब बोथ निप्पल्स के बीच में एक लाइन आपने ड्रॉ करी, खींची, और उसका जो सेंटर पॉइंट है उस जगह पे आपको क्या कर रखना है, हाथ को प्लेस करना है। ये था एडल्ट में और चाइल्ड में। अगर बात करें इन्फेंट की, जो बच्चा है 1 साल से छोटा, उसको अपन क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि उस बच्चे में इंटर मेमोरी लाइन के जस्ट बिलो, ठीक है, इंटर मेमोरी लाइन के ठीक नीचे जो लाइन आई उसके ठीक सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, और उस जगह में इन्फेंट में क्या करेंगे, आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। फिर बात आती है डेप्थ की, कितनी गहराई में करना है। तो जो एडल्ट हैं और जो चाइल्ड हैं उनमें कितनी गहराई रखना है, 2 इंच। ठीक है, 2 इंच तक गहराई होना चाहिए। ये सेंटीमीटर में बात करें तो 5 सेंटीमीटर की। अगर वहीं बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट में 1.5 इंच की गहराई होना चाहिए, और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो कितना, 4 सेंटीमीटर। अब बात करना है कि कितना देना है, रेशियो क्या रहेगा, तो रेट क्या रहे, सॉरी रेशियो नहीं, रेट क्या रहेगा। तो 1 मिनट में 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन करने हैं। ठीक है, तो मतलब क्या निकल के आया कि हर 1 सेकेंड में आपको 2 चेस्ट कंप्रेशन करने हैं। फिर बात आती मेथड की, कैसे करना है। तो जो एडल्ट हैं और जो चाइल्ड हैं, ठीक है, सॉरी एडल्ट में क्या है, 2 हैंड्स का उपयोग करना है। ठीक है, एडल्ट में क्या करना है, 2 हैंड्स का उपयोग करना है। सपोज जैसे मैं ये कर रहा हूं, दोनों हाथों का उपयोग करना है एडल्ट के लिए। अगर कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड में क्या करना है आपको, चाइल्ड में ध्यान रखना है कि 1 हाथ का उपयोग भी कर सकते हैं और 2 हाथ का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है, 1 साल से छोटा है, तो उस पर आपको क्या करना है, 2 फिंगर टेक्निक का उपयोग करना है। सपोज ये बच्चा है तो बच्चे के चेस्ट पे आपको रख के 2 उंगलियों से करना है। अगर करने वाला व्यक्ति एक है, सिंगल रेस्क्यूअर है, करने वाला एक पर्सन है, तो आपको 2 फिंगर टेक्निक का उपयोग करनी है। अगर करने वाले क्या हैं, 2 लोग हैं, तो आपको क्या करना है, थंब इंसर्कलिंग मेथड, मतलब आपके दोनों थंब क्या होंगे, उसके चेस्ट में आ जाएंगे, और आपके हाथ क्या करेंगे, उसकी बॉडी को दोनों तरफ से पकड़ लेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, उसको चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड एडल्ट में अगर करने वाला एक व्यक्ति है तो 13-2 करेंगे, 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 ब्रीथिंग, 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 ब्रीथिंग। अगर एडल्ट में करने वाले 2 लोग हैं तो भी हमको यही करना है, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग। लेकिन अगर बच्चा है और चाइल्ड, वो इन्फेंट है, उनमें अगर करने वाले सिंगल हैं, करने वाला एक व्यक्ति है, तो आपको 30 और 2 ही करना है, मतलब 30 बार आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है, 2 बार उसको ब्रीथिंग देनी। अगर करने वाला क्या है, 2 लोग हैं, तो आपको क्या करना है, 15x2 करना है, मतलब 15 चेस्ट कंप्रेशन, 2 ब्रीथिंग, 15 चेस्ट कंप्रेशन, 2 ब्रीथिंग। तो आइए करते हैं। हमने इसका रिस्पॉन्स चेक कर लिया था, ठीक है, सर्कुलेशन में गए तो सर्कुलेशन में हमने इसकी पल्स चेक करी है ना, और पल्स नहीं मिली तो हमको क्या करना है, उसका चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। तो चेस्ट कंप्रेशन करते समय उसके इंटर मेमोरी लाइन में मैंने हाथ रखा, और ध्यान ये रखें कि आपको क्या है, घुटनों के बल खड़े हो जाना है, ताकि आपके कमर से ऊपर का सारा वजन क्या है, पेशेंट की चेस्ट में ट्रांसमिट हो जाए। तो आपने एक हाथ रखा, दूसरा हाथ इसके साथ में रखिए, और आपको
उसके ऊपर स्टैंड हो जाना है। स्टैंड होते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो ये हाथ हैं ये फोल्ड नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। फिर करते हैं काउंट 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ठीक है। तो ये 30 कंप्रेशन किया। 30 कंप्रेशन करने के बाद, चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद हमको क्या करना है, अगला पॉइंट जाना है जिसको हम क्या कहते हैं, एयरवे, ठीक है। तो एयरवे ओपन करना है उसका, मतलब एयरवे का मतलब, एयर मतलब हवा होती है और वे का मतलब होता है रास्ता। तो एयरवे या सांस के रास्ते को हमको क्या करना है, क्लियर करना है, ताकि जब हम सांसें दें तो कैसे आसानी से सांस उसके लंग्स तक पहुंच जाए। तो एयरवे ओपन करने की दो टेक्निक है, पहली हेड टिल चिन लिफ्ट और दूसरी जा थ्रस्ट। तो हेड टिल चिन लिफ्ट कब करते हैं, जब पेशेंट क्या है, मेडिकल है, सपोज उसको हार्ट अटैक आया था, मेडिकल केस है, कोई चोट नहीं लगी हुई है उसको, तो आपको क्या करना है, हेड टिल चिन लिफ्ट करना है। तो उसका इंडिकेशन है एक तो मेडिकल केस, और जब उसको ट्रॉमा ना हो, ट्रॉमा मतलब किसी तरह की कोई चोट ना हो, तो हमको क्या करना है, हेड टिल चिन लिफ्ट करना हो। हेड टिल चिन लिफ्ट में क्या करना है, हेड को टिल करना है, नीचे की तरफ पुश करना है, और चिन को क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो उसके सर पे मैंने हाथ लगाया और दूसरा हाथ कहाँ लगाया, उसके चिन पे लगाया। तो हेड को नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, चिन को क्या है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ। और फिर आपको क्या करना है, 2 ब्रीथिंग देनी है, ठीक है। 2 ब्रीथिंग कैसे देते हैं, 1 ब्रीथिंग 1 सेकेंड और सेकेंड ब्रीथिंग आफ्टर 5 to 6 सेकेंड। एक दी आपने, फिर दूसरी दी, ये था माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन। अब इसी कंडीशन में अगर आपका पेशेंट है तो आप उसको माउथ टू मास्क दे सकते हैं, अगर आपके पास मास्क अवेलेबल है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट के नोज और माउथ को कवर करते हुए लगाना है। फिर आप इससे क्या कर सकते हैं, उसको उसी पोजीशन में, हेड टिल चिन लिफ्ट की पोजीशन में पहली ब्रीथिंग दी और दूसरी ब्रीथिंग दी। फिर सेम टाइम में अगर आपके पास पूरा अम्बू बैग अवेलेबल है तो आप अम्बू बैग से भी क्या कर सकते हैं, उसको सांसें दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको सी और ई टेक्निक से क्या करना है, पकड़ना है। तो सी से मैंने इसको कैच किया और ई से उसके चिन वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाया, और फिर मैं आप इसको रेस्पायरेशन दे सकता हूँ। 1 ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। तो ये था आपका हेड टिल चिन लिफ्ट, ठीक है। और उसके साथ ब्रीथिंग कैसे देना। दूसरी टेक्निक होती है जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट का मतलब है कब करना है, जब पेशेंट के ट्रॉमा हो, मतलब उसको कोई ना कोई इंजरी हुई, सपोज एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है इसको बचाने का काम करना है, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको जॉ थ्रस्ट करना है। और जॉ थ्रस्ट करने के लिए उस पेशेंट के आपको सर की तरफ आना पड़ेगा। सर की तरफ आने के बाद आपको ये पोजीशन लेना है, आपके हाथ जमीन पर होंगे और दोनों हाथ, हथेली क्या है, उसके दोनों साइड्स को कवर करके रखेंगी। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, चिन को ऊपर की तरफ उंगलियों से उठाना है, और एक ब्रीथिंग दी आपने, दूसरी ब्रीथिंग दी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जॉ थ्रस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपने देख लिया एयरवे, और एयरवे के साथ में मैंने आपको बताया कि ब्रीथिंग कैसे देना है। फिर फाइनल आता है डी। डी का मतलब होता है डिफिब्रिलेटर, ठीक है। तो डिफिब्रिलेटर या शॉक मशीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने की एक बात है कि अगर करने वाले 2 व्यक्ति हैं तो क्या करेंगे कि एक व्यक्ति चेस्ट कंप्रेशन करता रहेगा और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, एईडी मशीन का उपयोग कर देगा, ठीक है। तो ये अपने पास एईडी मशीन है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो एईडी मशीन जब आप चालू करेंगे तो ये अपने आप क्या करती है, आपको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करती है। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है, वो कहते हैं अटैच द पैड। पहला तो पावर ऑन, ठीक है, जैसे आपने उसको लगाया वो कहेगा पावर ऑन, मतलब आप उसको क्या करें, चालू करें। फिर वो कहेगा अटैच पैड। पारस उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, पी से पावर ऑन, ए से अटैच पैड, फिर आर से रिदम एनालाइज, apply pad. Apply pads to patient's bare chest.
Plug in pads connector next to flashing light. Apply pads. Plug in connector analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. फिर वो क्या क्या कहता है, एनालाइज किया हार्ट रिदम को उसने, एनालाइज करने के बाद वो कहता है कि क्या करना है, अवे फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से दूर रहिए, डू नॉट द टच पेशेंट। क्यों? क्योंकि उस टाइम में अगर आप क्या करेंगे, टच करेंगे तो उसको समस्या हो सकती है, मतलब शॉक लगेगा तो आपको भी शॉक लग सकता है, इसलिए पेशेंट को टच ना करें। फिर वो कहता है शॉक एडवाइस। तो अब क्या है, शॉक एडवाइस में वो कह रहा है कि ऑरेंज बटन को प्रेस करिए, और जैसे आप प्रेस करते हैं वो कहता है कि शॉक डिलीवर्ड, और शॉक जैसे डिलीवर्ड होता है वो फिर से कहता है कि आपको क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट कर देना है। तो अगर करने वाले दो व्यक्ति हैं तो पहले भी इसके क्या कर सकते हैं, आप चेस्ट कंप्रेशन करते हुए अटैच कर सकते हैं मशीन को, और उसके तुरंत बाद क्या कर सकते, जैसे शॉक डिलीवर्ड हुआ फिर से सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं, और ये प्रोसेस क्या है, लगातार चलती रहती है। फिर फाइनली क्या है कि आपको उसकी 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद 30x2 के 5 साइकिल कंप्लीट होंगे, उसके बाद उसकी पल्स को चेक करेंगे। अगर पल्स मिल रही है, ठीक है, तो पल्स को क्या करेंगे, आप नोटिस करेंगे, ठीक है, अगर उसको शिफ्ट करेंगे, अगर मिल रही, नहीं मिल रही तो यही प्रोसेस क्या कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि एडवांस हेल्प नहीं आ जाए, एम्बुलेंस आ नहीं जाती और पेशेंट को लेके हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हो जाते। थैंक यू।